पारिवारिक पृष्ठभूमि से शिक्षा में पिछड़ गए तो भी बुद्धि, जिज्ञासा समेत 5 चीज़ों के दम पर आगे बढ़ा जा सकता है। वयस्क को गढ़ने में परिवार की पृष्ठभूमि का महज सिर्फ 23% योगदान है। बाकी तो आप खुद से, अगर आपके अंदर बुद्धिमत्ता, समर्पित भाव से काम करना, महत्वाकांक्षा, खुलापन और जिज्ञासा है, तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में 2 बार ही बदलाव, उसकी सोच में और उसके विचारों में 2 बार बदलाव आता है। और वो उम्र कौन सी है? एक तो 16 साल जब वो 18 साल का होने वाला होता है, और एक फिर वो 23 साल के अंदर जब वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। अध्ययनकर्ताओं ने 1990 में ब्रिटेन की आबादी के बड़े डेटा से 2227 युवाओं का सैंपल से स्टडी की है। 16 साल की उम्र में उनकी बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा जैसे स्तर को देखा, फिर 23 साल में उपलब्धि को देखा गया। दोनों में पारिवारिक हैसियत से फर्क सामान्य दिखा। तो परिवार का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर बुद्धिमत्ता, समर्पित भाव, महत्वाकांक्षा, खुलापन और जिज्ञासा है, तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अध्ययन में शामिल, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो योर्क यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की है, किशोर से वयस्क उम्र में जाने के दौरान सकारात्मक या नकारात्मक नतीजे देने वाले कारकों के संबंध में अध्ययन किया गया है। इसमें खुलासा हुआ है कि बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व की विशेषताएं और पारिवारिक पृष्ठभूमि का वयस्क को गढ़ने में 23.5% महज योगदान है। कितना है? 23.5%। 5 खूबियां जैसे मैंने आपको बताई है, बुद्धिमत्ता, समर्पित भाव से काम करना, महत्वाकांक्षा, खुलापन और जिज्ञासा ही आपको अपने जीवन में सफल बनाएंगे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर आज के। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, ये हमने पिछली वाली जो करंट अफेयर की क्लास थी उसके अंदर भी देखा था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया है और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया है इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये हमने पहले से डिस्कस कर रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हमेशा पूछा जाता है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार तो पूरे साल भर के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को, इंग्लिश का दिया गया है अनुराधा रॉय को, और उर्दू का दिया गया है अनीस अशफाक को 2022 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य को तो आप सभी जानते होंगे, महाभारत के समय जब वो गुरुद्रोण से शिक्षा लेता है बिना गुरुद्रोण के, और गुरुद्रोण दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लेते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को, ये साइकिल चलाती है, को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। एकलव्य पुरस्कार हर साल ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये कहाँ का है? तो ये है ओडिशा का। नेक्स्ट है किसान ड्रोन चर्चा में क्यों है? किसान ड्रोन चर्चा में क्यों है? क्योंकि किसान ड्रोन को गरुड़ एरो स्पेस द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह डीजीसीए द्वारा टाइप सर्टिफिकेट और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसान ड्रोन किसने बनाया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है, और वो भी स्वदेशी रूप से विकसित। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसान ड्रोन चर्चा में रहा था, ठीक है, ये किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा गरुड़ एरो स्पेस। ऑप्शन में आपको इसरो भी मिलेगा, ठीक है, आपको डीआरडीओ भी मिल सकता है, लेकिन आपको आंसर लगाना है ये। जॉर्ज कोहेन का संबंध किससे है? तो जॉर्ज कोहेन जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, ये ओबिचुअरी है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछी जाती है। जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके बारे में तो पूछा ही जाता है, उनका निधन और उनकी जयंती के बारे में पूछा जाता है। तो जॉर्ज कोहेन जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है, ये इंग्लैंड के महान फुटबॉलर्स में एक थे, और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, और फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो इनका पूछने का जो एग्जाम के अंदर आने का इनका क्वेश्चन 100% हो जाता है। तो इंग्लैंड के महान फुटबॉलर्स में एक थे। इंग्लैंड द्वारा 1966 में जीते गए विश्व कप का भी वे हिस्सा रहे। फुलहैम क्लब ने उन्हें अपना महानतम फुटबॉलर घोषित किया है। तो ये हो गए करंट अफेयर। नेक्स्ट है हमारा वो बड़े मुद्दे जो 2022 में मुख्य चर्चा के विषय रहे, ठीक है, वो बड़े मुद्दे जिन पर साल भर राजनीतिक बहस चलती रही। ये पिक्चर तो आपको पता ही है, जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब दौरे पे जाते हैं, तब एक पुल के ऊपर उनके काफिलों को रोक लिया जाता है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक थी। ये घटना कब की है वो देख लेते हैं एक बार। सुरक्षा में चूक 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे। यहाँ सड़क रास्ते पर वह हुसैनीवाला के लिए निकले थे, तो प्रदर्शनकारियों ने पुल पर रास्ता रोक लिया। पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। यह स्थान पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर था। इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। राज्य में चुनाव से पहले हुई इस घटना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। दूसरा एक और मुद्दा ज्ञानव्यापी, जो काफी सुर्खियों में भी रहा था। तो ज्ञानव्यापी क्या है? एक मस्जिद है, क्यों सुर्खियों में है?
विवाद की शुरुआत 5 महिलाओं द्वारा वाराणसी सिविल कोर्ट में मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की पूजा करने की अनुमति के लिए दायर याचिका से हुई। याचिका के अनुसार मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद में हैं। इस साल 8 अप्रैल को कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। मस्जिद में वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था। विवाद ने तब और तेजी पकड़ ली जब कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर कराए गए वीडियोग्राफी के फुटेज मीडिया में लीक हो गए। दावा किया गया कि मस्जिद में शिवलिंग है। ठीक है, तो एक ये था। इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में आपको लिखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। हिजाब, तो हिजाब क्या होता है? हिजाब होता है जैसे मुस्लिम महिला होती हैं वो अपने काले कपड़े से पूरे शरीर को ढकती है, तो उसी को हिजाब कहा जाता है। विवाद की शुरुआत उडुपी कर्नाटक में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की गाइडलाइन से हुई है। तो हिजाब वो होता है जो लड़कियां अपने ऊपर दुपट्टा बांधती है ना सर के ऊपर, मुस्लिम लड़कियां, उनको उसको हिजाब कहते हैं, और बुर्का कहते हैं उस काले कपड़े को। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो आपको पता होगा कि जब कर्नाटक के उडुपी एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज था जिसके अंदर जो मुस्लिम लड़कियां थी वो हिजाब पहन कर आती थी, लेकिन जो कॉलेज का जो स्टाफ था, ठीक है, व्यवस्था थी, उसने मना कर दिया था। इस वजह से ये विवाद सामने आया था। कॉलेज ने लड़कियों के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी। जनवरी में मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक जारी की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 2 जजों की बेंच का बटा हुआ फैसला आया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर है अग्निवीर योजना। तो ये भी काफ़ी विवाद में रही, क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती किए जाएंगे फौज के अंदर वो 4 साल के टेन्योर पर भर्ती किए जाएंगे, और ये हमने डिटेल में पढ़ी है 24 दिसंबर के करंट अफेयर में। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आई बटन पर जाके लिंक आपको मिल जाएगा। जून में सरकार ने सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इसके विरोध में युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। बिहार में तो प्रदर्शनकारियों ने 5 ट्रेनों में आग भी लगा दी थी। विरोध बढ़ता देख सरकार ने अग्निवीर में भर्ती आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद ये आपको दिख रही होगी मूर्ति किसकी है? तो ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। किसकी है? महात्मा बुद्ध की। और ये कहाँ पर है? तो ये जापान में है, और जापान में इसकी सफाई का कार्य चल रहा है। जापान डेथ ऑफ बुद्ध स्टेचू की सफाई चल रही है। बुद्ध की सबसे बड़ी ये कांस्य प्रतिमा है। यह बुद्ध की दुनिया में सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इसकी लंबाई 11 मीटर और इसका वजन 300 टन के करीब है। इसका आकार न्यूयॉर्क की स्टेचू ऑफ लिबर्टी के समान ही है। इसका निर्माण 1995 में पूरा हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध की सबसे बड़ी कांस्य की प्रतिमा कहाँ पर है, तो ये जापान के अंदर। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेथ ऑफ बुद्ध स्टेचू। ठीक है, इससे परेशान लगभग आपको हर कोई देखने को मिल जाएगा। पड़ोस में होने वाला तेज शोर हृदय पर करता है असर। शहरीकरण के साथ कम अवधि की आवाज़ क्या होती है? जैसे कि मैसेज टोन हो गया, वो कम अवधि की आवाज़ होती है। वो भी ऐसी आवाज़ें भी बढ़ी है। 2020 के बाद वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में भी तेजी दिखाई दी है। तेज आवाज़ नकारात्मक असर डालती है। तो ये क्या है? कम अवधि की आवाज़ें कई बार होती है तकलीफदेह। जैसे कम अवधि की आवाज़ें कई बार तकलीफदेह होती हैं। इसका अर्थ है कि ये कम अवधि की विशिष्ट आवाज़ें होती हैं। ये संगीत, भाषण जैसी लगातार आने वाली आवाज़ों की तुलना में इनका प्रभाव सामान्य रूप से अधिक तकलीफदेह होता है। इसके परिणाम बताते हैं कि लोगों के नंगे पांव चलने से पैदा होने वाली आवाज़ वर्तमान मानकीकृत परफॉर्मेंस मैट्रिक्स द्वारा नहीं पकड़ी जाती है, जो बिल्डिंग कोड में उपयोग की जाती है। ऐसे में शोध समूह के सामने चुनौती थी कि नई जानकारी को मौजूदा मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाए। बहुमंजिला इमारतों में रहने योग्य वातावरण बनाने की दिशा में काम को जारी रखते हुए आर्किटेक्ट और बिल्डिंग कोड डेवलपर्स की टीम मार्गदर्शन करती है। जैसे पैदल चलता है और कोई चप्पल पहन के चप 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 की आवाज़ करके भी चलता है, कोई जो स्लीपर्स को घिस कर चलता है, जूतों को घिस कर चलता है, कोई अपने पैरों को घिस कर चलता है। तो वो ऐसी आवाज़ें क्या है? नकारात्मक प्रभाव डालती हैं आपके हार्ट के ऊपर। इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। जैसे इसके अंदर जो अध्ययन किया गया है उसमें कुछ रिकॉर्ड की गई वस्तुओं के गिरने की और लोगों के चलने की तरह तरह की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी। उसका अध्ययन किया गया है। उसी के आधार पर यह बताया गया है कि हृदय पर आपकी जो कम अवधि की जो आवाज़ें होती हैं वो ज़्यादा तकलीफदेह होती है, बजाय उसके जो लॉन्ग टर्म की आवाज़ें होती हैं। लगातार हो रहे शहरीकरण के साथ पड़ोस में होने वाला शोर नींद में खलल डालने के साथ हृदय पर भी असर डालता है। खासकर बहुमंजिला इमारतों में होने वाला शोर ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा में मार्कस मुलेट ट्रोपेड ने शोर, तेज आवाज़ों के कारण होने वाली झुंझलाहट व दैनिक जीवन पर असर शीर्षक से शोध किया। इसमें विज्ञानियों ने पड़ोसियों द्वारा किए जाने वाले शोर से उत्पन्न होने वाली झुंझलाहट का अध्ययन भी किया। साथ ही यह शरीर के किन प्रक्रियाओं और अंगों पर असर डालता है, इस पर भी शोध किया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में दिन में, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्र में दिन के अंदर जो आवाज़ की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? तो वो 55 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 55 dB। कितनी होती है? 55 dB। तो अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्र के अंदर दिन में जो आवाज़ की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? तो 55 डेसिबल होती है, और इसको dB के अंदर मापते हैं। ये ध्वनि की मापने की यूनिट है।
अधिक धमनी नहीं होनी चाहिए, जबकि रात के अंदर ये 45 यानी कि 10 कम कर लो 45 dB होती है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। लेकिन शहर के मध्य बनी कॉलोनियों में दिन की अवधि, तो वो तो सामान्य स्थिति में है, ठीक है। लेकिन अगर सिटी के अंदर पूछा आपसे कि शहरों के अंदर दिन में शहरों के अंदर जो कॉलोनियाँ होती हैं उनके अंदर दिन की जो औसत तीव्रता होती है आवाज़ की वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 70 से 75 डेसिबल। हालत गंभीर होते जा रहे हैं उसके कारण, ठीक है। आई होप आपको ये स्टडी समझ में आई होगी। तो आपको ऐसे ऐसे जो न्यूज़ होती है वो मेंस में लिखने में काम आती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो आपको प्रीलिम्स के अंदर बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर नेपाल के अंदर चुनाव है और नेपाल में चुनाव होने के साथ ही पूर्व गोरिल्ला नेता जो प्रचंड हैं उनकी सरकार बन चुकी है और ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड कहा जाता है। और ये है, ये चीन के करीबी माने जाते हैं और चीन के क्रम में एक और नेता थे जो चीन के करीबी माने जाते हैं, जैसे कि जो ओली है उनको भी चीन का करीबी माना जाता है। और इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवदा थे, ठीक है, जो भारत के करीबी माने जाते हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल की सीमा से भारत की सीमा प्रहरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंकने की जो घटना है वो सामने आई है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ये इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आपको ये लिखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही के अंदर जो नेपाल के जो नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि शेर बहादुर देवा पूर्व प्रधानमंत्री थे और वर्तमान के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो कौन है, पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड कहा जाता है और ये गुरिल्ला नेता थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपके जो न्यू मोबाइल्स आ रहे हैं, ठीक है, न्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स आ रहे हैं, उनके अंदर जो चार्जिंग पोर्ट आता है वो कौन सा आता है, वो टाइप सी का आता है। कौन सा आता है, टाइप सी का। और कहीं ना कहीं अगर सभी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह में सभी में अगर टाइप सी पोर्ट हो जाएगा तो इससे पर्यावरण को जो इलेक्ट्रिक अपशिष्ट होते हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही चार्जर से सारे ही इलेक्ट्रिक उपकरण चार्ज हो पाएंगे। तो उसी के ऊपर ये न्यूज़ है, आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है। USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के लिए गुणवत्ता मानक जारी कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में केवल 2 ही तरह के चार्जिंग पोर्ट मुहैया कराने की संभावना तलाश रहा है उपभोक्ता विभाग, या तो टाइप सी होना चाहिए या फिर और दूसरा होना चाहिए। मोबाइल्स और वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वे होते हैं जो हाथ में जैसे पहने जाते हैं, घड़ी हो गई, ठीक है, और फिट बैंड हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। उपकरणों में केवल 2 तरह के चार्जिंग पोर्ट उपलब्ध कराने की कोशिश के बीच भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के लिए नए गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार ने बताया है कि BIS टाइप सी चार्जर के लिए मानकों के ऊपर को अधिसूचित कर दिया गया है। हितधारकों के साथ हुई पिछली बैठक में इस पर सहमति बनी थी। स्मार्टफोन, टैबलेट एवं लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जो चार्जिंग के लिए USB टाइप सी है को अपनाया जाए। रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं को सहूलियत देने और ई कचरे में कमी लाने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए केवल 2 ही तरह के चार्जिंग पोर्ट शामिल किए जाए। समाधान गौर किया जा रहा है। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए USB टाइप सी चार्जर और स्मार्ट वॉच जैसे वेरेबल उपकरणों के लिए एक अन्य चार्जर देने पर विचार किया जा रहा है। तो जो स्मार्ट वॉच वगैरह होती है उसके लिए आप मैग्नेटिक चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अन्य चार्जर मैग्नेटिक चार्जर हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, दुनिया में ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि हाल ही के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी रफ्तार क्या रहेगी, ठीक है। तो दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, और वित्त मंत्रालय ने IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वित्त मंत्रालय ने IMF के हवाले से कहा है कि मंदी जैसी स्थिति का सामना कर रही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, तो ये IMF का वो है। और भारत की जो विकास दर है वो 6.4% रहेगी, भारत की विकास दर। किसके आधार पर कहा गया है ये, तो ये कहा गया है ब्रिटेन के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR, ठीक है, इसके अनुसार कहा गया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 6.4% रह सकती है। इसके बाद अगले 9 वर्षों में इससे बढ़कर 6.5% रहने का अनुमान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर ब्रिटेन के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत की जो अगले 5 वर्षों में विकास दर रहने वाली है वो कितने प्रतिशत रहने वाली है, तो वो 6.4% रहने वाली है, और अगले 9 वर्षों के अंदर, आने वाले 9 वर्षों के अंदर 6.5% होने की उम्मीद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आए होंगे, और पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।